नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आस्था स्टडी फंड पर स्वागत है। पेट सीरीज में दोस्तों ये हमारा सेशन होने वाला है 23। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पिछले सेशंस आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप सारे के सारे सेशन प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आइए 23वें सेट के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया, यदि 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो वर्ष 2008 को वर्ष 2008 में वर्ष 2008 में 9 वर्ष किस दिन मनाया गया था? किस दिन मनाया गया था? चलिए, जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कैलेंडर के दिए हैं। देखिए, आपसे कहा गया प्रश्न में 1 जनवरी 2012 को दिन जो है वो रविवार है और आपसे ये पूछा गया है कि 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न हो, जब आपके डे और मंथ बराबर हो तो ईयर देखा करिए। अगर दोस्तों हम बात करें तो 2012 से 2008 के बीच में तो आपका होता है 4 साल, और हमें पता है कि 4 साल में एक आपका लीप ईयर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5, और रविवार से हमें 5 दिन पीछे जाना है। तो रविवार का कोड जो होता है वो 7 होता है। इससे 5 दिन पीछे जाना है तो -5 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 मतलब क्या होता है आपका मंगलवार। इसका मतलब दिए गए प्रश्न के चुनाव में आप क्या करेंगे, मंगलवार लगाएंगे, यानी इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कैलेंडर के जो भी प्रश्न हैं आपके सभी इसी तरीके से लगभग बनते हैं। बेसिक जानकारी, लीप ईयर में विषम दिन क्या है और नॉन लीप ईयर में विषम दिन कैसे निकालते हैं, मंथ के विषम दिन क्या होते हैं, ये सारी जानकारी आपको पहले से ही चैनल पर पढ़ा दी गई है। तो आप वहाँ के प्लेलिस्ट में जाकर आप कैलेंडर के चैप्टर को देख लें। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। कहा गया, किसी कूट भाषा में HUMAN को लिखा जाता है NDMXH, तो उसी कूट भाषा में BARND को क्या लिखा जाएगा? देखिए, जब भी इस तरीके कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले देखिए कि क्या कुछ चेंज हो रहा है कि सेम एज है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे M इम्पोर्टेंट है। दोनों में अगर बात करें तो M सेम जगह पे बना हुआ है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का तरीका बनाया गया कुछ अच्छा चेंज करके बनाया गया। ये वाले जो 2 लेटर हैं इनको उठा के लास्ट में रख दिया गया यहाँ पे, और उसमें भी चेंज किया गया है, यानी जो H है वो सेम एज है, और उसके बाद जो U है उसमें +3 कर दिया गया है, यानी 21 से 24 हो गया। तो हम लोग भी इसकी कोडिंग करते समय सेम एज जैसे कहा गया वैसे ही करेंगे। बीच वाले में R का R बना रहेगा आपका, फिर इसके बाद इन 2 लेटरों को हम लोग ले जाएंगे लास्ट में। तो देखिए H का H सेम बना रहा, इसका मतलब B का B सेम बना रहेगा, और A में +3 करेंगे तो A में +3 करेंगे तो D हो जाएगा। अब ये 2 लेटर देखिए इनका कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है। इन 2 लेटरों के बारे में बात करें तो देखिए N सेम बना रहेगा, तो इसका मतलब D क्या है आपका सेम बना रहेगा। A से जो D हो गया यानी +3 हो गया, तो यहाँ पे N से +3 करेंगे तो हो जाएगा Q। तो दोस्तों इसका जो कोडिंग ऑप्शन मिलेगी वो आपको ये मिलेगी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाने का प्रयास करें।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। कहा गया आपका, जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरी माँ की आयु 23 वर्ष थी। उस समय मेरी माँ की आयु 23 यानी 23 वर्ष थी। उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। उसके 6 वर्ष बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। उस समय मेरे पिताजी की आयु 34। उस समय मेरे पिता जी की आयु 34 वर्ष थी। मेरे माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? मेरे माता पिता की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? जब भी प्रश्न कोई बड़ा होता है, आप प्रश्न को देखकर परेशान ना हो। अगर प्रश्न बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें लॉजिक भी आपका बहुत इजी होगा। देखिए, बस इतना कंपैरिजन करना है। मेरे जन्म के समय माताजी की आयु 23 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद क्या हुआ, बहन का जन्म हुआ है। तो इसका मतलब उस समय माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो माँ की आयु हो जाएगी 23 + 6, यानी उस समय माँ होगी 29 वर्ष की। और उसी समय देखिए पिताजी की आयु बताया गया है, तो इसका मतलब पिताजी की आयु कितनी है? 34 वर्ष। अब दोनों में अंतर कर देना है। अंतर कितना? तो 34 माइनस आप 29 करेंगे तो हो जाएगा 5 वर्ष। इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का? 5 वर्ष का। तो दिया गया ऑप्शन आपका 5 वर्ष होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम में लगाएं। ठीक है, आइए भाई, निम्नलिखित शब्दों का उचित क्रम लगाएं। प्रश्न आपका ये दिया हुआ है। अब देखिए वो शब्द क्या है। उत्तर प्रदेश, दूसरे पे लिखा गया आपका लखनऊ, तीसरे पे दिया गया, माफ़ करिएगा दोस्तों, तीसरे पे है लखनऊ और दूसरे पे है आपका ब्रह्मांड। क्योंकि इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन जो बने होंगे वो इसी हिसाब से बने होंगे। 4 पे है आपका संसार और इसके बाद आपका 5वें पे दिया गया भारत। कुछ ऐसा आपको 5 शब्द हैं जिनको क्रम लगाना है। ऑप्शंस ले लीजिए, मैंने ऐसे प्रश्न में आपको बताया है कि ऑप्शन से आपके बहुत जल्दी लग जाएंगे। या तो छोटे से बड़े क्रम पे लगे होते हैं ये, या तो बड़े से छोटे पर लगे होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 1 5 4 2। दूसरा ऑप्शन है आपका 3 4 1 5 2। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 2 1 4 5। चौथा ऑप्शन है आपका 3 5 2 1 4। आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो छोटे बड़े की, तो बात कर लेते हैं अगर हम, तो सबसे छोटा अगर इसमें बात करें तो ये क्या है आपका, सबसे छोटा जो है वो आपका हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है? लखनऊ। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका? ब्रह्मांड होता है। तो पहले हम लोग देखें 3 2 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे है। तो 3 2 का कॉम्बिनेशन देखिए आपका
इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन का चुनाव आपका क्या होगा, बी या सी में से होगा। अब क्रम में अगर हम देखें तो छोटे से लगा हुआ, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है। तो अब इसके बाद जैसे हम बात करें तो लखनऊ से बात करें तो बड़ा कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब 3 के बाद क्या होना चाहिए, 1। तो 3 1 5 4 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको करेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा, क्रम आपको मिल गया होगा। यानी सबसे पहले बात करें तो छोटे से बड़े क्रम में लखनऊ होगा, उत्तर प्रदेश होगा, भारत होगा, संसार होगा, फिर आपका ब्रह्मांड होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा आपका। उम्मीद करता हूँ सेशंस आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशंस को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए और उनको भी इनका लाभ मिल सके, क्योंकि सभी का पेपर है और किसी का भी अगर लाभ होता है तो कहीं ना कहीं आपके हित में ही होगा। कहा जाता भी है, एक कहावत सुना आपने, कर भला सो हो भला, ठीक है ना। तो इस पद्धति को आप ध्यान रखिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए ईश्वर अच्छा करता ही करता है। आइए आखिरी सेशन के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहा गया रोहन का मुंह, डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न है, रोहन का मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुई, घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घूमता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 अंश घूमता है या घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए हैं, आप इजीली बना पाएंगे। जब भी ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में बात करता तो क्लॉकवाइज को एक साथ रखिए, एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ में रखिए। फिलहाल यहाँ पे जो आपके पास प्रश्न है वो केवल एक बार क्या है, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज कितना है, 120 है। और एंटी क्लॉकवाइज केवल एक बार मूवमेंट है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है आपका, 165 घूमता। अब देखिए बड़े वाले से बचेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120। आप इसमें से क्या करिए, 165 में से 120 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 45। यानी 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना आपको। कहाँ से, पूरब से। आपको मैंने दिशा के बारे में बताया था, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, सामने पूरब होता है, यहाँ पे पश्चिम होता है। ये आपका उत्तर पश्चिम होता है, ये उत्तर पूरब होता है और ये दिशा जो होती है आपकी दक्षिण पश्चिम होती है और ये वजह जो होती है वो दक्षिण पूरब होती है। खड़ा कहाँ पे है, वो खड़ा वो किस तरफ है, पूरब की तरफ मुख करके, यहाँ पूरब की तरफ मुख करके है। और एंटी क्लॉकवाइज उसको कितना मूवमेंट कराना होगा, मैं बचा कितना है आपका, ये 45। तो एंटी क्लॉकवाइज हम जानते हैं कि घड़ी की सुइयाँ इधर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर। 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज अब घुमा देंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन मिल जाएगा, उत्तर पूरब। इसका मतलब अब वो किधर देखेगा, उत्तर पूरब की तरफ। तो दिए गए ऑप्शन में आप किसका चुनाव करेंगे, उत्तर पूरब का। तो इस सेशन में दोस्तों इन प्रश्नों की जानकारी हमने करी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।